हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। और विषय है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल का ये मॉडल सेट है। 2025 की जो परीक्षा फरवरी में होने वाली है, और तो उस परीक्षा को ध्यान में रख करके बिहार बोर्ड ने एक मॉडल सेट जारी किया है और कहा है कि आप इसी अनुसार से अपनी तैयारी करें। आप देख रहे हैं कि कुल प्रश्न है 96 जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव है और 30 का जो है ये लघु उत्तरीय है। 20 का लघु उत्तरीय है और 6 जो है दीर्घ उत्तरीय है। 70 में से आपको 35 करने हैं। 20 लघु उत्तरीय में से आपको 10 लघु उत्तरीय का जवाब देना है और 6 दीर्घ उत्तरीय में से 3 दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है। और ये 70 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आप अभी परीक्षा अभी दे रहे होंगे। बीच में एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम चल रही है हर विद्यालय में, कॉलेज में, तो आप वहां पर दे रहे होंगे और या दे चुके होंगे। अब इस जब भी प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा तो आप बहुत बढ़िया से इसे पढ़ लेंगे, क्या कहा गया है नहीं कहा गया है सब समझ लेंगे। खंड और खंड व दो भाग में आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। खंड ब में जो है सब्जेक्टिव रहेंगे, विषयनिष्ठ रहेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 के जवाब देने हैं। 35 से ज्यादा जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। आप बहुत सारे छात्रों को हम लोग देखते हैं कि 35 से ज्यादा जवाब दे देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का ही जवाब देना है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न छह है जिसमें से आपको तीन जो है 3 प्रश्न के जवाब देने हैं। इस तरह से दीर्घोत्तरीय में उत्तरीय में 15 जो है अंक का है। किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह आपको परीक्षा हॉल में नहीं ले जाना है। कोई भी डिवाइस नहीं ले जाना है। पेन आपके पास होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होनी चाहिए और शार्पनर होनी चाहिए। और पेन 2-3 ले सकते हैं और एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर पहचान पत्र है, आधार वगैरह, तो आप उसे भी अपने साथ रख सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न, पहला प्रश्न हमारे सामने में आ रहा है जो मॉडल सेट का पहला प्रश्न है। वह है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता भी मानव भूगोल का उपागम है, स्थानिक संगठन भी मानव भूगोल का उपागम है, अन्वेषण और वर्णन भी मानव भूगोल का उपागम है। इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा इसमें से सभी। अगले प्रश्न पर चलिए। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य भूगोल, सेना का भूगोल। तो सेना का भूगोल राज्य क्षेत्र से संबंधित है, किसी राज्य से संबंधित होता है। और राज्य जो है वो राजनीतिक भूगोल का अंग होता है, इसलिए जवाब होगा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल इसका जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि फेब्रे संबंधित है। फेब्रे एक विद्वान है, जो उससे संबंधित कौन है, सो पूछा गया है कि फेब्रे से संबंधित कौन है। आपने लुसियन फेब्रे का नाम सुना होगा। जब आप प्रथम अध्याय भूगोल के प्रथम अध्याय को पढ़ा होगा, मानव भूगोल की परिभाषा और अर्थ और परिभाषा, उसमें आपने 3 वाद को पढ़ा होगा, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तो फेब्रे का संबंध संभववाद से है। और संभववाद में कहां से है कि उन्होंने संभववाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। फेब्रे ने संभववाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया। संभववाद शब्द के जनक है, पॉजिटिविज्म शब्द के जनक कौन है, तो लुसियन फेब्रे। फेब्रे जनरली आप याद कर लेंगे। और रेडजेल जो है वो निश्चयवाद से संबंधित है ना। मानवतावाद तो आपको पढ़ना है नहीं अभी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग इसको जो है बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आइए कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक है। किस महादेश में जनसंख्या तेजी से अभी बढ़ रही है, सबसे अधिक तेजी से, सर्वाधिक सबसे अधिक तेजी से अफ्रीका में जनसंख्या बढ़ रही है। कहां पर बढ़ रही है सबसे अधिक तेजी से? अफ्रीका में। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका में है। यहाँ पर जन्म दर काफी ऊंचा है और मृत्यु दर नीचा हो गया है। मतलब कि स्वास्थ्य सुविधा मिल गई है तो मृत्यु दर नीचा हो गया, परंतु जनसंख्या नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है। जन्म दर को रोकने का कोई उपाय नहीं, न शिक्षा है, न परिवार नियोजन के साधन है, या कम है। जागरूकता की कमी है, जिसके कारण जन्म दर काफी ऊंचा है, मृत्यु दर नीचा हो गया और इस तरह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। कौन सा सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो इसमें जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये इंडोनेशिया और मलेशिया वाला जो
क्षेत्र है, दक्षिणी एशिया के पूर्व वाला इलाका जिसमें हम लोग हैं, हम लोग से पूर्व वाला, पूरा और दक्षिण पूर्व वाला इलाका जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। आसियान देश भी इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। पश्चिमी यूरोप में कभी कम है, इतने मैंने इस चारों में से सबसे ज्यादा दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। इसमें से पहला है भूमि की आकृति या भूमि का ढाल, दूसरा है कि जल की उपलब्धता, तीसरा है मिट्टी का प्रकार, मिट्टी की गुणवत्ता, और चौथा है जलवायु। 4 याद रखिएगा, और ये 4 में से आपको यहाँ पर 3 दे दिया गया है। भूमि की आकृति दे दी गई है, मिट्टी दे दी गई है, जलवायु दे दी गई है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा इसमें से सही। हम लोगों का सही जवाब क्या होगा? इसमें से सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 7 में आइए, निम्नलिखित में से किसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात इसमें सर्वाधिक है लटविया में। लटविया CIS देश है और सोवियत संघ का से अलग हुआ एक देश है जो यूरोप में पड़ता है, और यहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात मतलब स्त्री की जनसंख्या ज्यादा है, पुरुषों के बनिस्पत स्त्री का अनुपात, तो ये लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि लटविया में 1000 पुरुष पर 1150 स्त्रियां हैं, 1000 पुरुष पर 150 स्त्रियां ज्यादा है, तो लटविया में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का सूचक माना गया है? देख लीजिए, प्रगति का सूचक किसको माना गया है? प्रसन्नता को प्रगति का सूचक माना गया है। अधिकांशतः दुनिया के अधिकांश देशों में 3 चीजों को प्रगति का सूचक माना गया है: प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर, यह जीवन प्रत्याशा जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर परीक्षा में आएगा कि विकास के सूचक कौन कौन है, तो विकास के सूचक प्रति व्यक्ति आय लिखिएगा पहला, दूसरा शिक्षा का स्तर लिखिएगा या साक्षरता लिखिएगा, और तीसरा जो है स्वास्थ्य का स्तर या जीवन प्रत्याशा लिखिएगा, लोग कितना जी रहे हैं। परंतु एक ऐसा देश है भूटान जहां पर प्रसन्नता को प्रगति का सूचक माना गया है। मतलब कि आपके पास पैसा है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपके पास शिक्षा है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? यदि आप अपने जीवन से खुश हैं, इसका मतलब है कि आप डेवलप्ड हैं, आप प्रगति कर गए हैं, आप विकास विकसित हो गए हैं। और इस तरह से भूटान इसका जवाब होगा। भूटान में प्रति व्यक्ति जो है, भूटान में प्रगति का सूचक जो है वो प्रसन्नता को माना गया है, हैप्पीनेस को माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में बराबर आता है। आपको ये भी पता होगा कि मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है, मानव विकास सूचकांक को पहली बार किसने बनाया है, ये आप जानते होंगे, महबूब उल हक। तो आप मानव विकास का जो चैप्टर है उसको जब पढ़िएगा उसमें आपको भूटान का नाम आएगा, जिसमें कि वो प्रसन्नता को प्रगति का सूचक माना है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे? देखिए, बड़ा जटिल प्रश्न है, आसान है मगर आपको यहाँ पर परेशान करने के लिए दिया गया है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? आप देखिएगा पुरुष और महिला जनसंख्या से और तुरंत इसको बना दीजिएगा, परंतु ऐसा नहीं है। जनसंख्या घनत्व भी नहीं है, जनसंख्या साक्षरता भी नहीं है, और पुरुष और महिला जनसंख्या भी नहीं है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध पुरुष और महिला जनसंख्या से भी है और विभिन्न जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों से है। अब जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में आयु वर्ग छुटा हुआ है। जब आयु वर्ग छुटा हुआ है तो इसमें से हम लोगों को जवाब देना होगा इसमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि पिरामिड एक तिकोना आकार का संरचना होता है, जिसका ऊपर में नुकीला होता है, नीचे आधार चौड़ा होता है। तो आयु लिंग पिरामिड, जब हम लोग आयु लिंग पिरामिड क्या है, एक संरचना है जो हम लोग रेखा चित्र है, जिसमें हम की पुरुष और स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या दोनों को दिखाते हैं, और विभिन्न आयु वर्गों में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं उसको भी दिखाते हैं। बीच में हम लोग इसे बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाईं तरफ स्त्री जनसंख्या दिखाते हैं, दाहिनी तरफ पुरुष जनसंख्या दिखाते हैं, और बीच में आयु वर्ग बनाते हैं कि 0 से 10 वर्ष की जनसंख्या में कितने स्त्री कितने पुरुष, 10 से 20 वर्ष की जनसंख्या में के उम्र की जनसंख्या में कितने स्त्री कितने पुरुष, 20 से 30 वर्ष की जनसंख्या में कितने स्त्री कितने पुरुष, ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे ये पूछा है, तो ये तीनों नहीं होगा और इसमें से कोई नहीं जवाब होगा। अब प्रश्न नंबर 10 पर आइए, कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है? प्रश्न नंबर 10 में है एकल कृषि। एकल कृषि का उत्पाद क्या होता है कि ये अकेला कृषि, उस खेत में
केवल एक ही फसल लगा हुआ हो, दूसरा कोई फसल लगा हुआ नहीं हो। और अक्सर ऐसा जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता है, बागानी कृषि या बागाती कृषि जो करते हैं, उसमें इसको रोपण कृषि भी कहते हैं, उसमें वह एकल कृषि होता है और एक ही फसल 3 से 5 साल तक लगा रहता है। याद रखिएगा, बागानी कृषि में एक ही फसल को 3 से 5 वर्ष तक के लिए हम लोग लगाते हैं और फसल लेते रहते हैं। एक बार फसल लगाने के बाद फसल 3 से 5 साल तक चलता रहता है। देखिए, इसमें केला भी इसका जवाब है, इसमें चाय भी इसका जवाब है और रबड़ भी है। तीनों एकल कृषि है। केला जब लगाते हैं तो केवल केला लगाते हैं और 3 से 5 साल तक फसल लेते हैं, रबड़ भी लेते हैं, चाय भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं और अनानास भी रोपण फसल है, एकल फसल है। तो इस तरह से इसमें जवाब हो जाएगा इसमें से सभी।